नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्राइम टाइम कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं उस बारामती विमान दुर्घटना से जुड़ी चिंता और विवादपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जान चली गई। यह हादसा 28 जनवरी को बारामती एयरफील्ड के पास लैंडिंग के समय हुआ था, जिसमें अजीत पवार और 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस घटना को लेकर अब उनके परिवार और राजनीतिक दल ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है और पूछा है कि आखिर कैसे ब्लैक बॉक्स जैसा महत्वपूर्ण एविडेंस पूरी तरह से जल गया, जिससे इस हादसे के असली कारणों की पड़ताल मुश्किल हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे और वरिष्ठ विश्लेषकों से भी सवाल पूछेंगे कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी, नमस्कार। सर, सवाल यह कि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार से जुड़ी बारामती विमान दुर्घटना वास्तव में एक सामान्य तकनीकी हादसा थी या सर इसके पीछे कोई गंभीर चूक या लापरवाही थी? आपकी क्या समीक्षा है सर? देखिए, दो चीजें इसमें है। एक तो शरद पवार साहब इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये एक साधारण सा एक्सीडेंट है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उसके बाद कई सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे आई और उसमें अजित पवार के जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने ही इस बारे में शंका जतानी शुरू कर दी कि ये जो एक्सीडेंट सामान्य रूप में नहीं है लग रहा है और इसमें इसके पीछे कोई यानी कोई चाल या साजिश है, ऐसा उनका आरोप है। खास करके रोहित पवार, जो अजित पवार इनके रिश्तेदार है, उन्होंने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये सारी चीजें बता दी और उनका कहना था कि ये चीज है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए। अब चूंकि रोहित पवार अजित पवार के विरोधी खेमे में, शरद पवार के खेमे में थे, उन्होंने जो बातें बताई तो जाहिर है कि अजित पवार का खेमा फिर पीछे कैसे रह सकता है। तो उन्होंने फिर आनंद फानंद में सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की। उसके पीछे दो तीन कारण भी है कि क्योंकि जिस तरह से ब्लैक बॉक्स जला, ये एक आश्चर्यजनक बात बताई जाती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो प्लेन का जो टेल होता है उसके यहाँ पे लाभ होता है कि जिससे कुछ भी इस विमान को हुआ तो भी वो सुरक्षित रहेगा, इस तरह की जो कोशिश है वो उसमें की जाती है। टाइटेनियम की धातु जो मेटल है उससे ये बनाया जाता है और बहुत ही हेवी अगर उसमें आग लग जाती है तब वो जल जाता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि ये जो टाइटेनियम का ब्लैक बॉक्स है वो जल गया, लेकिन अभी खबर आ रही है कि उसमें से कुछ चीजें रिट्रीव करने में जो एआईबी है उन्होंने सफलता पाई हुई है। तो अब देखना है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक है कि कोई भी बड़ा नेता अचानक से अगर वो किसी एक्सीडेंट में जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, नजदीकी लोग हैं, वो जरूर साजिश की बात करते हैं और ऐसे में इन लोगों को सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी पड़ती है, जो मुझे लगता है कि इस मामले में अभी होगी। सर, वैसे भी ये जायज बात है कि जब सर कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है और इसमें इतनी बड़ी कोई हस्ती है, खासकर कि वो राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, तो उसमें सर सवाल तो उठता है कि अगर कम से कम निष्पक्ष जांच अगर हो जाए तो सर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर कहीं कुछ नहीं है तो वो भी जनता के सामने आ जाए, विपक्षी लोग हैं उनके सामने आ जाए, परिवार के सामने आ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर सवाल ये है कि जो सुनेत्रा पवार जी ने एनसीपी नेताओं ने जो सीबीआई जांच की मांग की है, क्या सर ये स्थानीय जांच इसके लिए पर्याप्त नहीं है सर? देखिए, मैंने अभी आपको जो समझाया कि इस तरह की जो चीजें हुई है, किस परिप्रेक्ष्य में ये सारी मांग उठी, तो उसमें इंडिपेंडेंट जो इंक्वायरी है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाहर ही हो सकती है, महाराष्ट्र के बाहर। और ऐसे में सीबीआई ये एक ही जरिया है कि जिसके तहत ये इंक्वायरी हो सकती है और ऐसे में सीबीआई की जांच इन्होंने की है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री के
पास पहुंचाई गई है। अभी देखना है कि वो क्या इस पर भूमिका लेते हैं। सर इसके अंदर थोड़ा-सा ये भी बताइएगा कि जो राजनीतिक समीकरण थे, कहीं कुछ ऐसे थे कि जो जिसकी वजह से या उनका कोई बयान ऐसा था या उनका कोई कथन ऐसा था या उनका कोई काम कुछ ऐसा कर रहे थे या करने जा रहे थे या उन्होंने कोई बात बोली थी कि जिसकी वजह से सत्ता दल के अंदर कहीं किसी को कोई बड़े नेता हो चाहे पार्टी हो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत की आशंका खड़ी हो रही थी। ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, बात चल रही थी कि दोनों एनसीपी के मर्जर की, और ये मर्जर अजित पवार इनके मृत्यु के 2 महीने पहले ही ये बात शुरू हो गई थी। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि महाराष्ट्र में जो जिला परिषद के चुनाव हो गए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो चुनाव हो गए, जिला पंचायत के चुनाव हो गए, इसमें 38 जगह पे जिला परिषद का जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार के चुनाव चिन्ह पर शरद पवार की एनसीपी ने लड़ा था। और इससे साबित होता है कि ये दोनों में कितनी एक एक दूसरे में विलय की बात किस लेवल तक चली गई थी, ये सब जानते हैं। इसके बारे में कई सारे लोग बातें भी करते हैं कि अजीत पवार ने क्या क्या कहा था, कैसे उनकी और शरद पवार की मीटिंग हुई थी। उसके बाद बीजेपी के साथ जाना ये तो तय था, लेकिन शरद पवार चूंकि वो फूले कांग्रेसी विचारधारा के नेता है, इसलिए वो इसमें शरीक होना नहीं चाहते थे, तो वो रिटायरमेंट लेंगे, ये भी तय हुआ था। तो उसके बाद ये जो सारी चीजें थी, इसमें अचानक अजित पवार इनका इनका एक्सीडेंट होना और उनकी मृत्यु होना एक बहुत बड़ा सदमा था। और आनंद फानंद में एक 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया। ये सारी चीजें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता है अजित पवार गुट के, इन्होंने किया। तो आरोप ये किया जा रहा है कि शरद पवार के पास अगर ये पार्टी की डोर चली जाती है तो इन लोगों का जो रुतबा है वो खत्म हो जाता था। और यही कारण है कि ये लोग जो है वो नहीं होने देना चाहते थे कि अजित पवार की पार्टी और शरद पवार पार्टी इनका विलय वो नहीं चाहते हैं। और इसलिए आनंद फानंद में इन्होंने ये सारी चीजें की। और ये जो सारी चीजें हैं, ये देखते हुए कार्यकर्ताओं के मन में जरूर ये शंका है कि कहीं ना कहीं अजित पवार और शरद पवार इकट्ठे जो आने वाले थे, उसको कहीं कहीं पे उसके खिलाफ ये सारी साजिश है क्या, ऐसा एक कार्यकर्ताओं में आरोप है। मुझे लगता है कि ये जांच के बाद ही पता चल जाएगा इसके बारे में। तो सर इसके अंदर एक चीज और ये भी थी कि सर इसमें जो पायलट हैं उनका अगर कह रहे हैं कि उनकी पृष्ठभूमि अगर देखी जा रही है तो सर उसमें भी कहीं कुछ लापरवाही या कहीं कुछ झोल नजर आया है या कहीं कुछ चर्चा हुई है इस बात को लेकर पायलट को लेकर भी सर? पायलट जो है वो अचानक से बदला गया। बताया जाता है कि अजित पवार जो समय के पक्के हैं, उनके लिए जो पायलट्स आ रहे थे वो कार से आ रहे थे और ट्रैफिक में अटक गए, और इसके कारण आनंद फानंद में दूसरे पायलट आ गए। अब अजित पवार जो 7 बजे निकलने वाले थे, वो 8 बजे के करीब निकले। कि सर राजनीतिक प्रभाव क्या होगा अजीत पवार उनके निधन के बाद उनकी पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव आ रहे हैं सर? देखिए, अजित पवार एक वन मैन शो था इस पूरे एनसीपी पार्टी में। और इसमें शरद पवार भी अभी देखा जाए तो उनकी उम्र उतनी राजनीति में सक्रिय होने की नहीं है। उनकी बेटी हालांकि है, लेकिन उनकी पहुंच या उनका जो प्रभाव है वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में ही ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। तय ये था पवार फैमिली में कि राष्ट्रीय राजनीति सुप्रिया सुले करेगी और जो राज्य की राजनीति है वो अजित पवार करेंगे। इसलिए अजित पवार के बलबूते पे ये पूरी पार्टी खड़ी हुई थी। और इसलिए अजित पवार ये भी चाह रहे थे कि पवार साहब चूंकि अभी ऐसी ढलान पर है कि राजनीतिक ढलान पर है कि उनके रहते हुए उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, और इसके लिए पार्टी दोनों जो है वो इकट्ठा आनी चाहिए।
ऐसी उनकी मंशा थी। लेकिन अभी अजित पवार नहीं रहे हैं तो ऐसा कोई क्राउड पुलर नहीं है इस पार्टी के पास। हाँ, हालांकि अजित पवार की मृत्यु है, उनकी जो एक तरह से सिंपैथी है, वो उनकी पत्नी जो है वो बटोर लेगी। लेकिन उसका जो हमने देखा है कि एनटी रामाराव के बाद भी उनकी पत्नी है वो ज्यादा दिन नहीं चली। उन्होंने सत्ता जो है वो नहीं ला पाई वो। बाद में उनके दामाद जो है वो आए, चंद्रबाबू नायडू, और उन्होंने फिर पार्टी खड़ी की और फिर वो उन्होंने पार्टी को अच्छे दिन दिखाए। लेकिन अभी जो अजित पवार अगर नहीं रहेंगे तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इनके नाम पे कोई वोट देगा नहीं। पवार ही ब्रांड रहना चाहिए, ये तय है महाराष्ट्र में, और इसलिए अजित पवार की पत्नी को आगे किया है। ये पार्टी जो है मुझे लगता है कि एक डेढ़ साल चलेगी, उसके बाद 2029 का जो चुनाव है उसमें ये पार्टी जो है वो रहने की संभावना मुझे दिखती नहीं है। हालांकि कई सारे नेता जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, तो ये सारी चीजें होगी। कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि एनसीपी की जरूरत है क्या अभी, क्योंकि कांग्रेस से हटकर एनसीपी बनी थी। लेकिन पवार साहब अपना उनका एक प्रभाव था इसके लिए पार्टी चली। अजित पवार इनका एक अपना प्रभाव था इसलिए पार्टी चली। तो ऐसा कोई उस स्टेचर का लीडर अभी नहीं है, तो एनसीपी का वजूद नहीं रहा है, ऐसा भी राजनीतिक जो लोग जो है वो कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव जीता कर देने वाला नेता अगर नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो अलग ऐसी जगह जाएंगे जहां पे उनको जीतने की संभावना रहेगी, और मुझे लगता है कि एनसीपी के नेता भी वही करेंगे। सर एक सवाल और था जो कि जनता के जहन में उठता है, खासकर कि बेशक से एक परिवार के अंदर किसी का देहांत होता है और वहीं दूसरा उसी परिवार के दूसरे सदस्य को एक बड़ा लाभ मिलता है, और लाभ इस वजह से मिल पाता है कि पहले वाले सदस्य का देहांत हुआ। तो सर कई बार सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा हुआ तो उनको ये लाभ हुआ। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि अजित पवार जी जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको अगर जनता कहती है कि अजित पवार जी का स्वर्गवास हुआ तो उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद मिला, तो सर कहीं ऐसा भी कहीं कुछ है कि इनके परिवार के ऊपर भी कोई संदेह खड़ा हो जाता है, जाकि ये आम जनता का सवाल है सर। ठीक है, सुनेत्र पवार इनको जो उप मुख्यमंत्री पद मिला वो बीजेपी और एनसीपी के जो दो वरिष्ठ नेता है, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, इनकी चाल थी। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि एनसीपी जो है वो शरद पवार इनके साथ विलय हो जाए उनका, और एक नया कोई उनको विपक्ष जो है वो उनके पास आ जाए, या फिर अंदर ही यानी सत्ता पक्ष में ही गठबंधन में ही कोई एक तगड़ा जो पार्टी है वो खड़ा हो, इसके लिए बीजेपी नहीं चाहती। एकनाथ शिंदे इनको कट्टू साइज करने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की है, और 2029 के बाद मुझे नहीं लगता कि शिंदे जो है उनकी पार्टी का भी इतना वजूद रहेगा कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे और उनको इतना समझौता करना पड़े बीजेपी को। तो अजित पवार के जाने के बाद अजित पवार की पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इनके जरिए ये चाल चली गई और सुनेत्रा पवार इनको उप मुख्यमंत्री पद मिला। अगर अजित पवार रहते तो सुनेत्रा पवार को कभी कुछ पद नहीं मिलता था, ये भी हकीकत है। लेकिन हाँ जरूर है कि पवार ब्रांड ही चलेगा, इसलिए पवार के फैमिली से ही नेता वहां पे लाना ये जरूरी समझा बीजेपी और इन दो नेताओं ने। तो चलिए सर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, और मुद्दा यही है कि जब भी किसी बड़ी हस्ती का अचानक किसी हादसे में देहांत हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जनता के मन में या विपक्ष के जो लोग हैं या उनकी पार्टी के लोग भी हैं, उनके मन में सवाल तो उठते हैं, कुछ आशंकाएं भी उठती हैं, और उसमें सीबीआई जांच की मांग भी है। तो हर कोई चाहेगा कि जो सच है वो सामने आए, अगर बिल्कुल सच में कहीं कुछ नहीं है तो भी सामने आए, और कहीं कुछ है तो वो भी सामने आए। तो चलिए सर आज की चर्चा में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।